नमस्कार मित्रों। बचपन में हमने अनेक खेल खेले होते हैं और बचपन में जिस आनंद के साथ हम वो खेल खेलते हैं, बड़े होने पर दुगने आनंद के साथ हम उन्हीं खेलों को याद भी करते हैं। बचपन में अगर हमारा कोई साथी है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें कोई मायने नहीं रखता वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। बस हमारा बाल मन उस खेल के आनंद में डूब जाता है और जिस साथी के साथ हम खेल खेलते हैं वो हमारा सबसे प्रिय साथी बन जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो जीवन में वो हमेशा हमारे मन में एक अमिट छाप लिए हुए होता है। जब कभी हम अपने बचपन के किस्से याद करते हैं तो उस साथी को, उस खेल को कभी नहीं भूल पाते। आपके साथ भी ऐसा अवश्य हुआ होगा। मैं भी अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद करती हूँ और बचपन में खेले गए खेल, जिन साथियों के साथ मैंने खेले थे, उनकी अमिट छाप आज भी मेरे मन पर बनी हुई है। हालांकि उन सभी से हम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी यादों में वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। आज की हमारी कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि गाँव में ये कितना प्रसिद्ध खेल है। आजकल क्रिकेट खेला जाता है, अनेक अंग्रेजी खेल खेले जाते हैं, खेल के अनेक नियम होते हैं, लेकिन जो बात गुल्ली डंडा में होती थी वो बाकी किसी भी खेल में नहीं होती है। प्रेमचंद की ये बहुचर्चित कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है, जो एक अन्य प्रभाव यह भी उत्पन्न करती है कि एक शिक्षित व्यक्ति का अपने पैतृक स्थान पर पहुंचकर उसके प्रिय खेल गुल्ली डंडा को खेलने का मन करता है। शहर में अनेक महंगे खेल हैं, अंग्रेजी खेल हैं, लेकिन जो बात गुल्ली डंडा में उसको महसूस होती है वो किसी भी खेल में नहीं महसूस होती। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से भारतीयों द्वारा क्रिकेट के प्रति अत्यधिक ललक को भी संकेत करते हुए दिखाई देते हैं कि केवल भारतीय ही क्रिकेट या अन्य अंग्रेजी खेलों को अपने देशी खेलों की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। बाकी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के खेलों के लिए स्कूलों में भारी मात्रा में शुल्क लिया जाता है। प्रेमचंद इसका भी विरोध करते हैं। प्रेमचंद का मानना है कि खेल का मुख्य केंद्र बिंदु आनंद होता है और जब बिना किसी खर्चे के एक डंडी और एक गिल्ली के सहारे हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तो उसी खेल को इतने महंगे साधनों के माध्यम से खेलना और इतने नियमों के माध्यम से खेलना कहीं भी उचित नहीं है। साथ में उनको लगता है कि हमारी देश की संस्कृति के लिए अपने स्थानीय खेलों को महत्व देना ज़्यादा लाभकारी है। प्रेमचंद को लगता है कि समाज में जो छुआछूत, जो धार्मिक पाखंड है, जब तक हम उनको दूर नहीं कर सकते तब तक हम देश को विकसित भी नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं यही इस कहानी का मूल बिंदु भी है। और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, किस तरह से यहाँ पर प्रेमचंद जी हमें गुल्ली डंडा खेल के माध्यम से कितनी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं और समाज में फैली बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। आइए ज़्यादा विस्तार से बातचीत न करते हुए इस कहानी को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि गुल्ली डंडा की विषय वस्तु क्या है। कहानी की शुरुआत प्रेमचंद जी एक अलग तरीके से करते हैं। वो सीधे पात्रों के माध्यम से कहानी में प्रवेश नहीं करते, बल्कि गुल्ली डंडा कहानी में वो निबंध की तरह से कहानी को सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र है वो इस कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। शुमार होना यानी शामिल होना। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े विलायती महंगे खेल हैं उसमें कितना खर्चा करना पड़ता है। जब तक कि खेल का सारा महंगा सामान हमारे पास नहीं होगा तब तक हमें उस खेल में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन गुल्ली डंडे की कुछ और ही बात है। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हल्दी फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। तो यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं। चाहे कहानी किसी भी रंग की हो, किसी भी फ्लेवर की हो, प्रेमचंद अपने आसपास के समाज की समस्याओं को उजागर किए बिना नहीं रहते।
जिस समय ये कहानी लिखी गई है 1933 में ये प्रकाशित हुई है और भारत गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है। इसीलिए प्रेमचंद जी अपनी कहानी पर जहाँ पर भी स्थान मिलता है भारतीयों को सचेत करते रहते हैं और यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि भारतीय किस प्रकार से अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अंग्रेजों के रहने के तौर तरीके, उनके कपड़े, उनके खेल, हर कुछ हम अपनाते हुए चले जा रहे हैं और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो फिर किस तरह से हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। तो यहाँ पर 3-4 रुपये हमारे लिए साधारण सी बात है, लेकिन ये कहानी बहुत समय पहले लिखी गई है। 1933 में ये हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो उस समय जो महंगाई थी उसके हिसाब से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मंडते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि हर खेल के अपने जोखिम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुल्ली डंडा में जो गुल्ली होती है वो आगे से बहुत तीखी होती है और किसी की आंख फूट सकती है, लेकिन क्रिकेट में और अंग्रेजी जो खेल हैं उनमें भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कभी भी किसी को किसी भी खेल में चोट लग सकती है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शनों की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। ये उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियाँ, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। तो यहाँ पर पदना और पदाना स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनका अर्थ होता है कि जो खेल रहा होता है वो अपनी बारी ले रहा होता है और जो दूसरा होता है जो गिल्ली को फेंकता है, गिल्ली को दूर जाने पर पकड़ कर लाता है, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपनी बात के पीछे अड़ जाते हैं और ये कहीं ना कहीं उनका बचपना होता है। लेकिन इस तरह से अड़े रहने से ही बचपन में खेल में आनंद भी आता है। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे
मैं दाँव न दूंगा। तो यहाँ पर लेखक और गया के बीच में टकराहट हो रही है। गया अपनी दाँव लेना चाहता है क्योंकि लेखक पहले अपना दाँव खेल चुका है और गया किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। अब बीच में अमरूद की बात आ जाती है। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाँव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ये मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद 1 पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। ये सरासर अन्याय था। तो यहाँ पर बच्चों की इतनी छोटी सी बात में लेखक ने एक और समस्या को यहाँ पर डाल दिया है कि जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, रिश्वत देते हैं, तो लोग खून तक पचा जाते हैं। और एक बच्चा अपने आसपास इस तरह का माहौल देखता होगा तो किस तरह से वो अमरूद देने के बाद उसको लगता है कि गया को अपनी दाँव छोड़ देनी चाहिए। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाँव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल है। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र पर मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लोंडे के हाथों पिट गया। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की, क्योंकि लेखक को पता था घर में अगर वो इस तरह की बात करेगा तो बात बढ़ सकती है। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़े जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वे बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों में जिट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया था। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ। हमें तो इसी उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और वहाँ डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बड़े होने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद और एक कार्य की वजह से लेखक को अपने गांव में वापस आना पड़ता है, उसी गांव में जहाँ पर वो गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। और गांव पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, शहर भी पूरी तरह से बदल गए हैं और दोनों बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने का बिल्कुल भूल गया। मैं भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूँ ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही हो। हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोलो, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक। भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। और आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे।
आप कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, यानी कि तुम दांव खेलना और हम तुम्हें दांव देंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यहाँ पर लेखक बचपन के उस दांव की बात कर रहे हैं। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा भी नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठास को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। यानी गया को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अफसर उसके साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए तैयार हो गया है। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर रह गया था यही सोचने में मगन था। और बात भी सही है, गया के साथ हर कोई ऊंच नीच और छुआछूत के साथ व्यवहार करता है, तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अफसर उसके साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आती गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। तो यहाँ पर गया की बातों में हम मायूसी देख सकते हैं, असमानता के भाव देख सकते हैं। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती रही थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है न? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील दूर निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसमें झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों का वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी में पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खुले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपटकर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया ये सारी बेकायदगी देख रहा था, पर कुछ न बोलता था। जैसे ही गया वह सब कायदे कानून भूल गया हो। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने फिर से धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं 2-4 हाथ पदाना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूँगा। फिर कौन दाव देने आता है? गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई।
टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुंह से ये वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, अब कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, ये न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी रहेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेलने में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेल खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। ये अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। और इन्हीं मार्मिक पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद की कहानी कला की यही विशेषता है कि वो पात्रों के माध्यम से पाठकों के दिल में उतर जाते हैं। यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो ये पात्र हैं गया और जो हमारे मुख्य पात्र हैं, ये कितने दिनों तक हमारे साथ रहने वाले हैं। और छोटे से खेल के माध्यम से, खेल में किस तरह से छोटी छोटी बारीकियों को जोड़कर उन्होंने समाज की इतनी बड़ी समस्या को हमारे सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया। समाज की सच्चाई को खोलकर रख दिया कि किस तरह से बचपन में ये जातिवाद, छुआछूत और ये असमानता का भाव नहीं होता। गया नीची जाति का था, लेकिन बचपन में वो अपना दांव लेने के लिए किस तरह से अड़ गया था, किस तरह से मार पिटाई पर उतर आया था और उसको अपना दांव लेना ही था। लेकिन बड़े होने पर वो बड़ी आसानी से मुख्य पात्र की चालाकियों को, मुख्य पात्र के अन्याय को, मुख्य पात्र की धांधली को समझते हुए भी नकार देता है और कहीं ना कहीं अनदेखा कर देता है। लेकिन जब उसका खेल बड़े होने पर भी अपनी बिरादरी के लोगों के साथ होता है, अपनी बराबरी के लोगों के साथ होता है, अपनी जाति के लोगों के समूह में होता है, तो वह वही बच्चा बन जाता है जो गया कभी बचपन में था, कभी मुख्य पात्र के साथ खेलता था और कितनी जिद करता था। तो यहाँ पर गया लेखक के साथ खेल नहीं रहा था,
बल्कि उसका लिहाज कर रहा था। वो ऊंची जाति का है, बड़ा अफसर है, वो चाहकर भी उसकी बात को मना नहीं कर सकता। लेकिन गया जब अपने समूह के साथ खेलता है तो पूरा खुलकर खेलता है, और बचपन का जो वो खेल था वो बिल्कुल एक तरह से बड़े होने पर भी गया भूला नहीं है। और लेखक को खेल ना खेल के गया के खेल को देखकर वैसा ही आनंद महसूस होता है जैसा कि बचपन के खेल में उसको महसूस हो रहा था, और जिसको ढूंढते ढूंढते वो इस गांव तक पहुंच गया था और किसी भी कीमत पर अपने बचपन के उस खेल को वो गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए गया से दांव खेलने के लिए भी कहता है और साथ में बहुत सारी धांधली भी करता है, चालाकियां भी करता है। प्रेमचंद को यूं ही कलम का सिपाही नहीं कहा जाता, यूं ही कथा सम्राट नहीं कहा जाता। उनकी हर कहानी को पढ़ने के बाद उस कहानी से हम इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि शायद जीवन भर उनकी कहानियों को जब भी उनकी बात निकलती है हम भुला नहीं पाते। गुल्ली डंडा कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है जिसको एक बार पढ़ने के बाद शायद हम कभी भी भुला ना पाए। इनके पात्र हमारे मन में घर कर लेते हैं, और जो समाज की समस्याएं हैं किस तरह से हमारे मन तक ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा तक पहुंच जाती है। उनकी कहानियों ने पूरे समाज में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है, और आज भी ये संघर्ष जारी है। और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने समाज के हर वर्ग की हर समस्या को अपनी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से, साधारण जनजीवन के माध्यम से और इतने छोटे से खेल के माध्यम से बखूबी हम सब तक, पाठकों तक और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाया है। प्रेमचंद की कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि वो हमारे समय के नहीं थे। ये कहानियाँ इतने समय पहले लिखी गई हैं, ऐसा लगता है हमारे आसपास की ही कोई कहानी है, हमारे आसपास की ही कोई समस्या है, और इतनी गहराई से वो छोटी छोटी बातों को इतनी सहजता के साथ कह देते हैं कि ना पाठक समझने में दिक्कत महसूस करता है और ना ही उस समस्या की जड़ तक पहुंचने में उसको दिक्कत महसूस होती है। बड़ी ही आसानी से सारी वस्तु स्थिति वो अपने लेखन के माध्यम से, अपने पात्रों के माध्यम से, उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से हम सभी के सामने स्पष्ट कर देते हैं। हम नमन करते हैं उनकी इस कहानी कला को, उनकी लेखनी को और उनकी इस परिपक्वता को, उनकी इस सूझबूझ को, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में प्रासंगिक थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी, आपके अपने क्या विचार हैं, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।